नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं राजा, किसान और नगर, कक्षा 12वीं इतिहास एनसीईआरटी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, भाग 1। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन बिंदु हैं, मेन पॉइंट हैं, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। इसके हिसाब से मैं आपको बताता चलूंगा। पहला पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल। जी हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन क्या हुए? सबसे पहले तो हमें हाथ सिक्के भी मिलना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर जो हाथ सिक्के हैं, शुरुआती सिक्के हैं, वो भी यहाँ से मिल रहे हैं। राज्यों का निर्माण हो रहा है और नगर, जी हाँ, राज्य और नगर यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। लोहे की खदानें ये भी यहाँ पे मिल रही है। लोहे की खदानें कहाँ मिल रही है? अधिकतर अवंती से मिल रही है और मगध से मिल रही है। ये लोहे की खदानें, नए नए राज्य बन रहे हैं, नए नए नगर बन रहे हैं। और इस समय जो नगर बने हुए हम जानते हैं महाजनपद काल से। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। 16 महाजनपद काल। जी हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि नगरों का विकास हुआ, राज्यों का विकास हुआ। सिक्के यहाँ पर मिल रहे हैं, लोहे भी मिल रहे हैं, कृषि भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। कृषि के लिए बहुत अच्छे क्षेत्र हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो समय है ना 600 ईसा पूर्व, तो ये समय आते आते लोहे की भी खोज हो गई। जी हाँ, 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो चुकी है, तो कृषि का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होने लगा है। चलिए, महाजनपद काल, ये महाजनपद काल है, इनकी संख्या 16 मानी जा रही है। ये महाजनपद छोटे छोटे राज्य है ये, लेकिन ये जो राज्य है इनमें राजा जो है वो शासन कर रहा है। जी हाँ, कौन शासन कर रहा है? यहाँ राजा शासन कर रहा है। लेकिन इनके अलावा और राज्य भी है, इन्हें संघ राज्य या गणराज्य कहते हैं। यहाँ पर राजा शासन नहीं कर रहा है, बल्कि एक बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी कि ये माना जाए कि समूह के रूप में, जी हाँ, संघ राज्य और गणराज्य में समूह के रूप में, एक समूह के रूप में लोग शासन चला रहे हैं और इसका हर एक व्यक्ति राजा कहलाता है। चलिए, ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, छेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। ये 16 महाजनपद हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जी हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और क्या परिवर्तन आ रहा है? ब्राह्मणों ने यहाँ पे धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे हैं। जी हाँ, इनके जो ग्रंथ हैं वो धर्मशास्त्र नामक नाम से जाने जा रहे हैं। इनमें हमने देखा है कि धर्मशास्त्र के जो इनके ग्रंथ हैं उनमें मुख्य रूप से मनुस्मृति को माना जाता है। चलिए आगे, ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें जो प्रमुख जो राज्य है वो माना जाता है मगध को। जी हाँ, यहाँ पे 16 हमने देखी है, लेकिन 16 आगे चल के रहते नहीं है, एक दूसरे में लड़ते हैं, लड़के एक दूसरे पर कब्जा कर लेते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। चलिए, इसमें अधिकतर जो बचते हैं वो मगध है, कौशल है और अवंती है। ऐसे करके 4-5 राज्य बचते हैं, बाकी ये सब आपस में मिल जाते हैं, लड़ झड़क के एक दूसरे पर कब्जा कर लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मगध की। जी हाँ, मगध कहाँ है? तो मगध आधुनिक बिहार में। जी हाँ, जो आधुनिक बिहार है वो प्राचीन मगध था। इसकी राजधानी कहाँ है? राजगाह या राजगीर। जी हाँ, इसकी प्राचीन जो राजधानी है वो है राजगाह या राजगीर। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी बन जाती है क्या? पाटलिपुत्र। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या है? राजगाह, और इसकी द्वितीय राजधानी क्या है? बाद में पाटलिपुत्र बन जाती है। ये पाटलिपुत्र राजधानी इसकी कब बनती है? देखिए, ये जो मगध है यहाँ पे जो शासन है वो सबसे पहले रहता है हर्यक वंश का। हर्यक वंश, जी हाँ, ये हर्यक वंश का शासन रहता है। और यहाँ का राजा जो रहता है वो बिम्बिसार। और उसके बाद में, चलिए, बिम्बिसार यहाँ पे शासन करते हैं। और इसी शासन काल में फिर इसके आगे कौन करता है? अजात शत्रु। और इसका जो पुत्र होता है वो तो उदयन। जी हाँ, उदयन। तो हर्यक वंश का जो तीसरा शासक है उदयन, इसे अंतिम शासक भी बोलते हैं। तो उदयन जो है ना, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी।
जी हाँ, जो आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की करवाई? उदयन। तो इस नगर की स्थापना जब हो रही है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। ठीक है, ये गंगा तट, गंगा और सोन नदी के ये संगम पर ये स्थल बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कृषि भी बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ फसल के लिए भी बहुत अच्छी भूमि है। चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान रखें, उदयन को, उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना की स्थापना की थी और राजधानी को यहां से स्थानांतरित करके कहा? पाटलिपुत्र ले गए। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, हमने देखा अभी हर्यक वंश, इसके बाद में शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है और नंद वंश के बाद में ही मौर्य साम्राज्य आता है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हो रही है? 321 ईसा पूर्व में। और इसका जो प्रथम शासक है या जिसने इस वंश की स्थापना की वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ, कब? 321 ईसा पूर्व में। चलिए, अब मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? तो स्रोत में देखिए अर्थशास्त्र। जी हाँ, ये पुस्तक मिल रही है अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। जी हाँ, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? राजनीति से संबंधित पुस्तक है, प्रशासन से संबंधित पुस्तक है ये। और ये किसने लिखी? ये है चंद्रगुप्त के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, इनको कहा जाता है चाणक्य। ये बहुत ही फेमस हैं चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य, जी हाँ, चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? ये यूनानी राजदूत था। जी हाँ, यूनानी राजदूत, इसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, जी हाँ, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था दूत बनके। या ये किसका दूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में 305 ईसा पूर्व में इनमें युद्ध होता है, इनमें संधि हो जाती है। संधि के बाद फिर ये जो सेल्यूकस निकेटर है अपने दूत मेगास्थनीज को इसके सभा में भेजते हैं और उसी समय उसने इंडिका की रचना की। तो इंडिका से भी हमें जानकारी मिल रही है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और कहां से मिल रही है? अशोक स्तंभ। अशोक के स्तंभों से हमें जानकारी मिल रही है। सिंह शीर्ष ये कहां है? ये सारनाथ में है। सिंह शीर्ष, यहां से भी जानकारी मिल रही है। और जैन और बौद्ध ग्रंथ, जी हाँ, जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिल रही है। बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था अशोक के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र का पुत्र था, यानी कि इसका पौत्र था। तो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो बौद्ध ग्रंथों से भी इसकी जानकारी मिल रही है। और अशोक के अभिलेख, जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल रही है। चलिए आगे, अगला पॉइंट है राजनीतिक केंद्र। इनके राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? ये अधिकतर परीक्षाओं में आ जाता है। जो भी 12वीं की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें, और जो कंपटीशन वाले हैं वो भी इसको देखते चलें। चलिए, तो राजनीतिक जो केंद्र है वो है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इनमें एक तो ये है, ये क्या है? राजधानी है। ये राजधानी का राजनीतिक केंद्र है। और ये जो है ये राज्य है। इनके राज्यों में जो इनका राजनीतिक केंद्र है वो कहां कहां है? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी, इसका शाब्दिक अर्थ है सोने का पहाड़। जी हां, और ये कहां पर है? कर्नाटक में। ये सोने की खदान के लिए उपयोगी था। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज, जी हां, मेगास्थनीज ने जो जानकारी दी है वो है सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति एवं 6 उप समितियां होती थी। जी हाँ, मेगास्थनीज किसके द्वारा दी भाई? किसके माध्यम से मेगास्थनीज की ये जानकारी मिल रही है हमें? ये अपन ने ऊपर देखा, ये इंडिका। जी हाँ, तो मेगास्थनीज ने अपनी जानकारी किसमें? इंडिका पुस्तक से द्वारा हमें मिल रही है। क्या जानकारी है? सैनिक गतिविधियों में एक समिति हुआ करती थी और 6 उप समितियां होती थी। और उन उप समितियों के कार्य क्या क्या होते थे? देखिए, नंबर 1, नौसेना का संचालन। पहली जो समिति है वो क्या कर रही है?
नौसेना का संचालन कर रही है युद्ध के समय। दूसरी क्या है, यातायात और खान पान का संचालन कर रही है। तीसरी क्या है, पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी, अश्वारोही सेना का संचालन। पांचवी, रथरोहियों जो रथ से युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं उनका संचालन। और अगली है, छठी है, हाथियों का संचालन। जी हाँ, युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाता था, तो इस सेना का संचालन भी नंबर 6 समिति कर रही है। इस तरह ये 6 समितियां हैं जो इनका सैन्य गतिविधि है उनका संचालन कर रहे हैं। चलिए आगे ये देखिए, यहां पर अब इतनी समितियां बनाई गई हैं तो क्यों बनाई गई है, कितनी बड़ी सेना थी। तो यूनानी स्रोत, जी हाँ, यूनानी स्रोत से जानकारी क्या मिल रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके शासनकाल में जो सेना थी वो कैसी थी। 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के इतनी ज्यादा सेना है तो निश्चित रूप से समितियों की आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए इन्होंने 6 समिति, उप समितियां और एक मुख्य समिति बनाई थी। लास्ट पॉइंट है हमारा महामात्र। जी हाँ, ये महामात्र जो अधिकारी है अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि धर्म प्रचार अधिकारी था। यहां धर्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई, उसे क्या कहा जाता था, धम्म महामात्र। तो ये थी आज की जानकारी। शेष हम देखेंगे भाग 2 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।